हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पैन बडी चैनल। और आज हम लाइफ गिविंग लिक्विड वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाटर किस तरीके से हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। स्टेट्स ऑफ वाटर क्या क्या होती हैं, सोर्सेस क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें वाटर जो है वो मिलता है, वाटर साइकिल किस तरह वर्क करती है, और स्टडी करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द वाटर पॉल्यूशन। अंडरस्टैंड करेंगे हम इम्पोर्टेंस कंजर्वेशन ऑफ वाटर की। तो आप चाहे एनसीईआरटी से हैं या सीबीएसई के किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन वाटर से रिलेटेड आते हैं और वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी स्टडी जब आप करेंगे साइंस में, उसमें भी हमेशा ये चैप्टर आपके साथ रहेगा। और आप कैसे इसको समझ सकते हैं, तो आप कोशिश करिए कि एक हेल्दी जो पॉटेड प्लांट है उसको आप इंडोर रखिए। ऑब्जर्व करिए फ्यू डेज तक, अगर आप उसको वाटर नहीं देते हैं तो क्या होता है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए वाटर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम शुरू करते हैं अपना वाटर का चैप्टर। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वाटर इज अ वाइटल रिसोर्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। यानी कि वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं, उन सब के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप साइंस स्टूडेंट पहले समझिए इसका केमिकल फॉर्मूला वाटर का क्या होता है, आप वाटर को किस तरीके से केमिकली डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला आता है आपका H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं वाटर। ये 2:1 के रेशो में हो गया, ठीक, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हम वाटर को रखते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, और इस तरीके से हमारा क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। अब वाटर जो है लगभग 90% जो आपका वाटर है, यानी कि 97% वाटर का आपका सॉल्टी वाटर है। ये वो वाटर है जो ओशियंस में पाया जाता है। ये वाटर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्या मिला हुआ है, सॉल्ट मिला हुआ है, और सॉल्टी वाटर इज नॉट फॉर यूजफुल फॉर द कंजम्पशन। हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो बचता कितना है, 0.01% वाटर जो है वो है हमारे लिए कि हम उसको यूज कर पाए। लेकिन आपको पता है कि जो वाटर है, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन है उसका, ये फ्रेश वाटर है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी की सारा किस अवस्था में है, फ्रोजन फॉर्म में है। यानी कि 70% ऑफ वाटर जो है वो आपका ग्लेशियर्स है, और जो आपके पोल्स हैं वहां पर जो फ्रोजन फॉर्म में वाटर है वो है। तो जो आपका लेक्स हैं या रिवर्स हैं, जो डी वाटर हम निकालते हैं वो है, तो वो सिर्फ 0.3% है। तो टोटल वाटर जो अर्थ का है वो हम सारा का सारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस चीज को आप क्लियर कीजिए। आपको इसीलिए वाटर को बहुत ज्यादा प्रेशियस समझना चाहिए। एक कि इसकी क्वालिटीज इतनी अच्छी है, एबिलिटी क्या है कि ये जो है हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ज्यादातर चीजें जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। इट्स हाई कैपेसिटी, इट्स सरफेस टेंशन। फ्यू एग्जांपल्स हैं कि वाटर हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी प्रोडक्शन, सभी में हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाटर जो है बहुत ज्यादा प्रेशियस है क्योंकि बहुत कम मात्रा में ये हमारे लिए अवेलेबल है। सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर को हम फॉलोइंग सोर्सेस से ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमारा है रेन। आपने देखा है सभी ने रेन को होते हुए, ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है आपके नेचुरल वाटर का। लेकिन जो आपकी फर्स्ट रेन होती है उसमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर के डस्ट पार्टिकल्स जो है रेन के साथ आ जाते हैं। जर्म्स और बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के वो भी आ जाते हैं, तो उसमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं। अदरवाइज जो रेन है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। सेकंड होते हैं आपके रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड्स, रिजर्वायर, यानी कि ये सेकंड जो है वो आपका क्या हो गया, सरफेस वाटर हो गया। इस सरफेस वाटर को हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेश करने के बाद। जैसे आप यहाँ देखते हैं कि हाथीकुंड बैराज से पानी आता है, जो गंगा वाटर है वो दिल्ली में, और फिर उसको साफ किया जाता है और फिर वो घरों में पहुंचाया जाता है। तो ये सरफेस वाटर जो है इसको हम कंज्यूम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनको मैंने आपको अलग से पढ़ाया हुआ है, और उनसे डिजीजेस हो जाती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, जॉन्डिस है, और डायसेंट्री है, कॉलरा है, टाइफाइड है। ये सारी बीमारियां जो है वो वाटर से होती हैं। अगर आपने गंदा पानी पी लिया
तो आपको पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वाटर बॉर्न डिजीज से अगर आपको बचना है तो आपको हमेशा वाटर को क्लीन करने के बाद ही कंज्यूम करना होता है, क्योंकि रिवर आजकल हमारी सारी की सारी, चाहे वो गंगा है, यमुना है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। जो हार्मफुल मटेरियल्स हैं फैक्ट्रीज से वो डिस्चार्ज हो जाते हैं डायरेक्टली रिवर्स के अंदर, और सीवेजेस जो है वो भी सिटीज के डिस्चार्ज हो रहे हैं रिवर्स में, इसलिए हमारी रिवर्स बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई हैं। थर्ड वन जो आता है हमारा, वो होता है सी वाटर। सी वाटर कह लीजिए या फिर इसको आप कह लीजिए सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होती है। डायरेक्ट आपको पता है ज्यादातर जो है हमारे यहाँ सी वाटर ही अवेलेबल है, लेकिन इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है। जो टेबल सॉल्ट होता है आपका वो यहीं से मिलता है, सी से ऑब्टेन किया जाता है, और जिसको NaCl आप बोलते हैं, और इसको आप इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इस पानी को डायरेक्टली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना तो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना फिर आप ड्रिंक कर, मतलब आप पी भी नहीं सकते। ड्रिंकिंग में या एग्रीकल्चर में किसी भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन आपका है ये अंडरग्राउंड वाटर। ये हैंडपंप आप देख रहे हैं और वेल देख रहे हैं, ये फॉर्म है आपकी अंडरग्राउंड वाटर की। ये वाटर आप कहाँ से निकाल रहे हैं? जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर जो है आपका, वो भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। कुछ रेन वाटर फॉल होता है अर्थ पे और सॉइल के अंदर डीप चला जाता है, वाटर स्टॉक कर दिया जाता है। कुछ हार्ड नॉन पोरस रॉक्स होते हैं जो वहां कलेक्टेड है उससे। तो ये जो रिजर्वेयर वाटर कलेक्टेड है हार्ड नॉन पोरस रॉक्स के ऊपर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसी को हम ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये आपका प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। फिर आते हैं हमारे आइस कैप्स या ग्लेशियर्स, जो फोर्थ फॉर्म ऑफ हमारे वाटर की है। वो क्या है? हमारे आइस कैप्स और ग्लेशियर्स हैं। ये जो है आपके आपका ऑलमोस्ट जितना भी रिवर्स है वो फ्लो करते हैं ओशियन में, लेकिन उसके अलावा जो 70% ऑफ अर्थ का फ्रेश वाटर है वो लॉक्स है ग्लेशियर्स में। और ये जो ग्लेशियर्स हैं आपके, जैसे आपने नाम सुना है सियाचिन ग्लेशियर, इंडिया में भी है, वो जो है आपका वो भी आपका इसी में आता है। जो ग्लेशियर्स हैं जैसे सियाचिन ग्लेशियर है और पोलर कैप्स हैं आपके, वहां पे भी फ्रोजन फॉर्म में, यानी कि जो वाटर है वो कैसा है? फ्रोजन है, जमा हुआ है, और उसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो खतरा बताया जा रहा है कि अगर ये पिघलता है 1% या 2% भी लेयर इसकी पिघलती है तो बहुत सारी सिटीज जो है वो सबमर्ज हो जाएंगे वाटर के अंदर। तो वैसे ये भी एक सोर्स ऑफ वाटर है। यूजेस ऑफ वाटर। वाटर एक एसेंशियल रिसोर्स है जिसको हम वैरायटी ऑफ वेज में इस्तेमाल करते हैं। जनरल जो हमारे यूजेस हैं जैसे ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ये तो डे टू डे लाइफ में है। आपका जो फूड है वो आप कंज्यूम करते हैं और बॉडी उसको डाइजेस्ट करता है, एक्सपायर कर रहे हैं, आप एक्सक्रीट कर रहे हैं, उन सब के लिए भी आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है। यानी कि हर लिविंग बीइंग को जो कि अर्थ पे है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए। बिना वाटर के वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं हमारी, चाहे वो टेक्सटाइल हो, गुड्स हो, या फिर आप कह लीजिए कि रिक्रिएशन कर रहे हैं, या आप गेम्स में कर लीजिए, रिवर राफ्टिंग है, स्विमिंग है, स्कीइंग है, सब में वाटर आप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो डैम्स हैं जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसको आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, वहां पे भी वाटर का इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर है, इरिगेशन पर्पज से हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, चाहे वो इंडिया में हो या और कई कंट्री में हो, जिसके लिए हम फूड उगा रहे हैं, वो फूड हम बिना इरिगेट किए नहीं उगा सकते। जो क्रॉप्स हैं वाटर की रिक्वायरमेंट उनको होती है, पौधे ग्रो ही नहीं कर सकते फूड के बिना। और आपको पता है बहुत बड़ा एक पार्ट है जो ओशियंस में, रिवर्स में या फिर बाकी लेक्स में रह रहे हैं, जो आपके एनिमल्स हैं वाटर वाले, और आपकी फिशेस हैं, बहुत सारा फ्लोरा एंड फौना है, वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो यूजेस वाटर के जो हैं बहुत सारे हैं हमारे लिए। वाटर बहुत एसेंशियल है हमारी लाइफ में, क्योंकि आप चाहे फील्ड इरिगेट कर रहे हैं, क्रॉप उगा रहे हो, या आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हो, या आप वाटर जो है वो सीड जर्मिनेशन में यूज कर रहे हैं, तो जो आपके नेचुरल हैबिटेट्स हैं बहुत सारे हैं वो भी। तो इस तरीके से एक लंबी लिस्ट है यूजेस ऑफ वाटर की। वाटर एक यूनिक सबस्टांस है क्योंकि वो 3 स्टेट्स में अलग अलग तरीके की, जो बिल्कुल डिफरेंट है, एग्जिस्ट कर सकता है। वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि आप
रेफ्रिजरेटर में फ्रीज कर लेते हैं तो आपका आइस जो है आपको मिल जाता है। वो एक सॉलिड फॉर्म है वाटर की, और लिक्विड वाटर तो आप ड्रिंकिंग में इस्तेमाल करते ही हैं और बहुत सारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज में आपने देखा है। तो वो क्या है, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है। और जब आप वाटर को बॉईल करते हैं तो उसके जो वेपर्स उठते हैं वो गैशियस फॉर्म होती है वाटर की। तो इस तरीके से वाटर अगर लो टेम्परेचर पे होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि आपका जो आइस है वो हो जाता है। और अगर आप उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो वो गैस फॉर्म में आपको मिल जाता है, इवोपरेट हो जाता है, स्टीम बन जाता है। और अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको रखते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो द स्टेट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर तो वाटर एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में, जैसे कि आइस। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और हाइयर टेम्परेचर और ज्यादा कर देंगे तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, टर्न हो जाएगा गैस में, जैसे कि स्टीम। तो ये आपका 3 स्टेट में पाया जाता है। ये आपने यहाँ देखा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर में कुछ स्पेशल और यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। नंबर 1, ये वाटर एक्सपेंड करता है, जबकि बाकी के सारे लिक्विड जो हैं अगर आप उनको फ्रीज कर दीजिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वाटर क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है। सारे के सारे सभी लिक्विड्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यही रीजन है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स हैं उनको आप फ्रीजर में लंबे समय तक नहीं रख सकते, नहीं तो जो कंटेंट है उसका वो एक्सपेंड करेगा और बहुत चांस है कि बॉटल जो है वो बस्ट कर जाए। और दूसरा होता है कि जो सॉलिड फॉर्म ऑफ किसी भी लिक्विड की होती है वो हैवी होती है, डेंसर होती है। लेकिन वाटर की सॉलिड फॉर्म यानी कि जो आइस होता है वो लाइटर होता है, यानी कि लेस डेंस होता है। इसीलिए जब आप 1 ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें आइस क्यूब डालते हैं तो आइस क्यूब फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। इसी प्रॉपर्टीज की वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सरवाइव करते हैं एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में, क्योंकि आइस की एक लेयर जम जाती है सरफेस पे जब बहुत ठंड पड़ती है तो वाटर बॉडीज के ऊपर। लेकिन जो जो ये सरफेस के ऊपर जो आइस है उसकी वजह से नीचे का टेम्परेचर लो नहीं होता है। और जो फ्लोरा है हमारा, जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा वाटर जो है वो यूनिक सॉल्वेंट है, यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये प्रॉपर्टी की वजह से ही ये एक आइडियल मीडियम है ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी। हमारा जो बॉडी है उसमें भी वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, खाना पचाने से लेके जो हम स्ट्रीट करते हैं वहां भी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाटर की है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट मींस कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को। ये जो अर्थ है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का रेगुलेशन जो है टेम्परेचर का, वो भी इसी की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ वाटर है। और जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है वो भी वाटर की वजह से ही अर्थ पे है। अगर अर्थ पर वाटर नहीं होता तो कोई लाइफ भी यहाँ नहीं होती। वाटर साइकिल इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना, क्लियर करना आपको बहुत जरूरी है। दोनों फॉर्म में मैंने आपको समझाया। यहाँ बहुत अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम है, इसको आप समझ लीजिए कि जब बहुत हीट पड़ती है सन से तो वाटर इवोपरेट हो जाता है। और इवोपरेशन वर्ड क्या होता है इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसको समझना, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आता है और मार्क्स गिविंग भी होता है। आप आसानी से इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। तो इवोपरेशन यानी कि जब आपने हीट दिया तो वाटर जो है वो गैस फॉर्म में आ गया। जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो वाटर गैसियस फॉर्म में आ जाता है। इसी की वजह से आपके कपड़े जो है वो सूख जाते हैं जब आप बाहर डालते हैं, जो गीले होते हैं। और आपको सी से जो सॉल्ट है वो टेबल सॉल्ट मिलता है। जैसे आप पिट्स में वाटर इकट्ठा कर देते हैं सी का तो वाटर इवोपरेट हो जाता है और वहां पे साल्ट रह जाता है, जिसको आप साफ कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और आपको टेबल सॉल्ट मिल जाता है। तो इवोपरेशन की क्वालिटी वाटर के अंदर होती है जो बहुत ज्यादा आपके काम भी आती है। तो यहाँ वाटर इवोपरेट हुआ और उसके बाद कंडेंस हुआ। कंडेंसेशन होने से क्या हुआ, क्लाउड्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो गई, क्लाउड्स बन गए एक बार। तो फिर पर्सिपिटेशन होता है और पर्सिपिटेशन से वापस ये बूंदों के फॉर्म में, हेल की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में फिर से अर्थ पे आ जाता है। यानी कि सरफेस वाटर आपका बन रहा है, उसमें से कुछ आपका ग्राउंड में चला गया तो ये ग्राउंड वाटर फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से ये साइकिल आपकी चलती रहती है। तो द वाटर साइकिल को ही हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसकी वजह से वाटर सर्कुलेट होता है पूरे अर्थ पे और एटमॉस्फेयर में। इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्टेप्स। सबसे फर्स्ट वन इवोपरेशन, जो गर्मी पड़ती है यानी कि सनलाइट पड़ती है उसकी वजह से वाटर इवोपरेट हो जाता है वाटर बॉडीज से और लैंड सरफेसेस से। तो फॉर्मेशन किन की होती है, क्लाउड्स की कंडेंसेशन से। और फिर पर्सिपिटेशन के थ्रू
वापस रेन, स्नो या हेल की फॉर्म में ये वाटर अर्थ पर आ जाता है। तो इस तरह से वाटर मूव होता रहता है, वाटर साइकिल ये चलती रहती है, और जो वाटर है वो स्टोर हो जाता है डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे ग्लेशियर्स में, स्नो की फॉर्म में, ग्राउंड वाटर में, जो फ्रेश वाटर होता है हमारा वो आपका जो वाटर बॉडीज है उनमें इकट्ठा हो जाता है, फिर कुछ ओशियंस में चला जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत एसेंशियल है मेंटेन करने के लिए, बैलेंस हमारे प्लानेट का इकोसिस्टम और क्लाइमेट को मेंटेन करने में। तो इट्स योर वाटर साइकिल। रेन हमारे लिए बहुत यूजफुल है और बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ को चलाने के लिए, पर आपको पता है हर चीज़ की अधिकता बुरी होती है, और अगर रेन भी बहुत ज़्यादा हो तो फिर उसका परिणाम होता है फ्लड्स। जो नदियां हैं वो उफान पर आ जाती हैं, सारी जगह पानी भर जाता है। जैसे आजकल देखा गया दिल्ली से लेके हिमाचल में और पूरा इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लड्स का प्रकोप रहा नॉर्थ में, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई। तो फ्लड्स क्या है, ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है जिससे वाइड स्प्रेड डैमेज होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, ओवरफ्लो ऑफ वाटर हो जाता है पूरी जगह रेनफॉल की वजह से, या फिर स्नो या आइस जो है मेल्ट हो उससे। तो डिवास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं इसके, कम्युनिटीज पे डिस्ट्रॉय कर जाते हैं ये, होम बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर देते हैं, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन को, इमरजेंसी सर्विसेज जो है उनका भी पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनडीआरएफ की टीम्स इमीडिएट हेल्प के लिए लोगों को लगानी पड़ती हैं इंडिया में, और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं, एनवायरमेंटल डैमेज हो जाता है, सब्जियां वगैरह भी सब बहुत महंगी हो जाती हैं क्योंकि सब जगह पानी भर जाता है, तो प्लांट्स जो हैं वो सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से जो ह्यूमंस हैं या फिर एनिमल्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सबका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जो अगर वाटर एक जगह भरा रहता है तो फियर ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज भी हो जाता है, जैसे कॉलरा है, डायनेस्टी है, डायरिया है, मलेरिया है, डेंगू है। इस तरीके की बीमारियां जो है स्प्रेड होती हैं आफ्टर द फ्लड्स, क्योंकि अगर पानी भरा रहेगा तो मच्छर वहां पनपते हैं। तो फ्लड्स जो है वो अफेक्ट करते हैं इकोनॉमी ऑफ कंट्री को ड्यू टू डिजीज, स्टारवेशन, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो तो फ्लड्स आते हैं, और अगर बहुत लंबे समय तक बारिश ना हो तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉट। ड्रॉट जो है प्रोलॉन्ग पीरियड abnormally ड्राई वेदर का होता है, जिसके बहुत ज्यादा डिफास्टिंग इफेक्ट एनवायरमेंट और ह्यूमन सोसाइटी पे होते हैं। जब प्रेसिपिटेशन लंबे समय तक ना हो और वाटर की स्केर्सिटी हो जाए तो उसको हम ड्रॉट्स बोलते हैं। ड्रॉट की वजह से सॉइल एरोजन होता है, क्रॉप फेलियर हो जाते हैं, फेमाइन का भी खतरा हो जाता है, और दैट कैन आल्सो लीड टू द वाटर शॉर्टेज फॉर हाउसहोल्ड्स, बिजनेस एंड एग्रीकल्चर। आपने महाराष्ट्र में देखा है कई बार कि बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है, किसान आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके पास खेती जो है उसका बहुत नुकसान हो जाता है उनका। तो ड्रॉट जो कंडीशंस होती हैं उसकी जो वजह से एक वाइल्ड फायर जो है उसका भी खतरा बढ़ जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें सुनाई देता है कि वहां जंगलों में आग लगी हुई है, इधर बहुत ज्यादा फायर है, तो वो भी ड्रॉट की वजह से ही होती है कंडीशन। तो वेजिटेशन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, सस्पेटेबल टू इग्निशन हो जाता है, आपस में जब रगड़ती हैं लकड़ियां तो फिर आग जो है जंगलों में फैल जाती है। अभी हमने काफी डिस्कस किया कि जो वाटर है वो तो अर्थ पे काफी है, लेकिन यूजेबल वाटर जो है उसकी परसेंटेज बहुत कम है हमारे पास। लिमिटेड अमाउंट ऑफ नेचुरल वाटर है जिसका इस्तेमाल हम अपने लिए कर सकते हैं। अब वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, और जब लोग ज्यादा बढ़ेंगे तो उनकी जरूरतें ज्यादा होंगी, उनको फिल करने के लिए ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। जब पॉपुलेशन इतनी है तो उसकी वजह से हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है वो दिखाई देती है। तो वाटर कंजर्व करके हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कम करके हेल्प कर सकते हैं, औरों को भी और अपने आप को भी। तो वाटर कंजर्वेशन की जो प्रैक्टिस है उसमें हम वाटर को एफिशिएंटली यूज करते हैं और रिड्यूस करते हैं अननेसेसरी वाटर का जो यूज है उसको। वाइजली वाटर को यूज करना, अवॉइड करना वेस्टेज, जिससे कि हम हेल्प कर सकते हैं प्रिजर्व करने में इस प्रेशियस रिसोर्स को, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी। ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको फ्रेश वाटर जो है वो मिल सके। तो बहुत सारे वेज हैं वाटर को कंजर्व करने के, जैसे कि फिक्सिंग लीक्स, अगर कहीं पे टैप्स खराब हैं या पाइप्स लीक हो रहे हैं तो उनको तुरंत से फिक्स कराना चाहिए। लो फ्लो shower heads and faucets, watering plants in the early morning or late evening when it is cooler, जब ठंड हो तब आप वाटरिंग करें, और यूजिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स इन लैंडस्केपिंग। ये भी बहुत जरूरी है कि आप जो है वो टैप का यूज करें और बकेट का यूज करें बजाय शॉवर का यूज करने के, क्योंकि शॉवर से पता ही नहीं चलता कि कितना ज्यादा पानी बह चुका है।
स्मॉल चेंजेस अगर हम डेली रूटीन्स में करें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वाटर कंजर्व करने पर, और अपने एनवायरनमेंट को भी हम इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट करें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आगे मैं इसको आपको पढ़ाने जा रही हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो वाटर वेस्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ सब जगह आसपास अब कॉन्क्रीट रोड्स हैं, जैसे हमारी छतों पे मान लो पानी गिर रहा है तो वो ग्राउंड वाटर में डायरेक्टली कैसे जा सकता है, वो तो सीधा नाली में जाएगा, ड्रेनेज हो जाएगा, उसका वेस्ट हो जाएगा वो। तो ऐसे वाटर उस जो कि डायरेक्टली अर्थ में नहीं जा सकता है, हम उसके लिए हार्वेस्टिंग की टेक्निक अपना सकते हैं। ये सिंपल मेथड्स होते हैं जिसमें रेनफॉल के वाटर को हम कलेक्ट कर लेते हैं और डिफरेंट वे से उसको स्टोर कर लेते हैं, अलग अलग तरीकों से। यहाँ मैंने डायग्राम से शो किया हुआ है। ये रूफ वाला जो वाटर है यहाँ पे ये पाइप्स की सहायता से टैंक्स में आ जाएगा, फिर हमने ग्राउंड वाटर में नीचे उस पाइप को डाला हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम एक अरेंजमेंट कर लें कि हम जो रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसमें भी जो रोड रेनफॉल होता है, जो फॉल होता है टेरेड रोड्स पे अराउंड द बिल्डिंग्स, उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अलग अलग पिट्स के अंदर जो कवर होते हैं कंक्रीट स्लाइड से, और उसके उसमें फिर हम होल करके नीचे सीप कर देते हैं पाइप से सॉइल में। तो हम ग्राउंड लेवल जो वाटर लेवल है उसको हम बढ़ा सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स अपना के वाटर को वेस्ट न जाने दें, उसको ग्राउंड में लेकर आए और अपना जो हमारा ग्राउंड लेवल है वाटर का उसको बढ़ाएं। डैम्स जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बिल्ड करते हैं रिवर के अक्रॉस और होल्ड बैक कर लेते हैं वाटर। अब यहाँ हम फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं और वैरायटी ऑफ वेज से पर्पजेस से उसका यूज करते हैं और उससे बिजली जो है पैदा करते हैं, जिसे हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बोलते हैं। इससे फ्लड्स को कंट्रोल करने में भी आसानी होती है, इरिगेशन में हेल्प मिलती है, हम यहाँ से नहरें निकाल देते हैं और वो उससे फिर जो हमारे फार्मर्स हैं उनको वाटर सप्लाई देते हैं और इरिगेट करने में फील्ड्स को, उनको अपने खेतों को मदद मिलती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स के जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स हैं। कुछ लोग इनका जो है वो विरोध करते हैं क्योंकि इनकी वजह से जो आसपास एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स हैं उन लोगों को डिस्प्लेस करना होता है। जहाँ इनके काफी बेनिफिट्स बेनिफिट्स भी हैं, इनकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का। जैसे टिहरी डैम बना तो पूरा टिहरी शहर जो है वो डूब गया पानी के अंदर और लोगों को वहां से दूसरी जगह विस्थापित करना पड़ा। तो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिवर इकोसिस्टम्स जो है उसको भी नुकसान होता है, डाउन स्ट्रीम वाटर शॉर्टेज भी हो जाती है। तो इसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन हाँ, बिजली की सप्लाई में इससे काफी मदद मिलती है। वाटर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं या फिर ग्राउंड वाटर है हमारा। यूजुअली हम क्या करते हैं, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हमारी रहती हैं और जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो वेरियस सोर्सेज से आते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, सीवेज है। तो जो जैसे आपने सुना होगा कि टैंकर पलट गया समुद्र में, सारे में तेल फैल गया तो उससे बहुत सारी मछलियां मर गई, इस तरीके की खबरें आपने बहुत सारी सुनी होंगी न्यूज में। और आपने देखा भी होगा जैसे हमारा यमुना है या गंगा है, सारी रिवर्स जो है हमने पॉल्यूट कर दी है डायरेक्टली। जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने पाइप्स उसी में छोड़ देते हैं, सीवेज हमारा सीधा रिवर में जाता है। तो हमारे सारे के सारे जो वाटर बॉडीज हैं उनको हमने पॉल्यूट कर दिया है। एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है और उसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, उसकी वजह से भी वाटर जो है लगातार पॉल्यूट होता जा रहा है। तो इफ वाटर अगर हम पॉल्यूट कर देंगे तो उसके डिवास्टिंग इफेक्ट होंगे ह्यूमंस पे भी और वाइल्ड लाइफ पे भी। कंटेमिनेटेड वाटर अगर आप पीते हैं तो आपको सिर्फ डिजीजेस होंगी और कुछ नहीं होगा, उसके कोई बेनिफिट नहीं होंगे। कॉलरा, टाइफाइड, फीवर, ये सारे के सारे लोगों में इतने ज्यादा फैलते हैं वाटर पॉल्यूशन की वजह से। और एक्वेटिक लाइफ हमारी जो है वो भी हार्म होती है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी डिक्रीज होती है और हमारा फूड चेन जो है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो हमें वाटर पॉल्यूशन को रोकना चाहिए। वाटर का पूरा लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब रिव्यू जोन में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। फिलिप्स है पहले। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर, मतलब वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर्स में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता है आपका इवोपरेशन। इवोपरेशन मींस वाटर आपका जो है वो वेपर्स के अंदर चेंज हो गया है, तो इवोपरेशन या वेपोराइजेशन जो है वो इसका आंसर है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड, तो वो हमारा क्या है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब है कि वाटर वापस से जो है वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो गया है। नो रेनफॉल फॉर ए ईयर और मोर मे लीड टू, तो ये अभी मैंने आपको पढ़ाया कि वो ड्रॉट्स जो है, अगर बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होगी तो उस कंडीशन को जो वहां पे
पैदा होती है इस वजह से, उसको हम बोलते हैं ड्रॉट्स। एक्सेसिव रेन कॉज, तो एक्सेसिव रेन्स जो है वो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश अगर आती है होती है तो उससे फ्लड्स आते हैं और पूरा पूरा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। अब हमें बताना है कि ये चीज किस वजह से हो रही है, इवेपोरेशन या कंडेंसेशन। जैसे water drops appear on the outer surface of a glass containing cold water। जैसे आप लोग फ्रिज से बॉटल निकालिए और उसको कुछ देर के लिए टेबल पर रख दीजिए, तो बाहरी सरफेस पे आपको उसके ड्रॉप्स नजर आने लगती हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है कंडेंसेशन, क्योंकि जो आउटर जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, गर्म है, और वाटर जो वाटर बॉटल है वो ठंडी है, तो वहां पे वो जो वाटर एनवायरनमेंट में है वो वहां पे जो है कंडेंस हो जाता है, तो वो होता है कंडेंसेशन। स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स व्हाइल दे आर आयरन्ड। जब हम प्रेस करते हैं कपड़ों पर तो वहां स्टीम क्यों राइज होती है, तो वो है हमारा प्रोसेस इवेपोरेशन। फॉग अपेयरिंग ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग। सर्दियों में आपने देखा है कोहरा बहुत हो जाता है, अगर आप गाड़ियां बाहर लेकर चलते हैं या बाहर जाते हैं तो कुछ दूरी से आपको दिखाई भी नहीं देता है, इतना फॉग होता है। तो ये क्यों होता है? ये है कंडेंसेशन। ब्लैकबोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट, तो वो फिर फर्दर इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट गिर्डल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। स्टीम निकलती है अगर आप किसी भी हॉट पैन पे जो है वाटर स्प्रिंकल करते हैं, तो क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो जाता है हॉट सरफेस पर पड़ते ही। अब हमें ट्रू एंड फॉल्स देखने हैं कि कौन से हैं। तो वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून। क्या ऐसा होता है कि सिर्फ जब बारिश हो रही है तभी वाटर वेपर्स जो है वो प्रेजेंट है? तो ऐसा नहीं है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। वाटर वेपर्स वैसे भी एनवायरमेंट होते हैं। वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सॉइल। तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। वाटर जहां कहीं भी होगा वहां से जो है वो evaporate हो जाता है हीट से। The process of water changing into its vapor is called evaporation. Yeah, it's a true statement. The evaporation of water takes place only in sunlight. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही वाटर इवोपरेट होता है। पौधे जो है वो उनमें इवोपरेशन का प्रोसेस होता है अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो। Water vapor condenses to form teeny droplet of water in upper layer of air where it is cooler. Yeah, it's true statement. Water vapor condense हो जाते हैं और teeny droplets form कर लेते हैं। Suppose you want to dry your school uniform quickly. Would spreading it near an अंगीठी और हीटर हेल्प यू? इफ यस, हाउ? अगर आपको अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को जल्दी सुखाना है और आप उसको एक हीटर के पास रख देते हैं अंगीठी के, तो क्या वो जल्दी सूखेगा? यस, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो रैपिड हो जाएगा, तेज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो हायर द टेम्परेचर फास्टर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना फास्ट होगा, तो इसलिए आपका यूनिफॉर्म जो है वो फटाफट से ड्राई हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टेक आउट अ कूल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन अ टेबल। आफ्टर सम टाइम यू नोटिस अ puddle of water around it. Why? तो जो कूल वाटर बॉटल है उसमें कोल्ड एक्सपोज सरफेस पे हो रहा है, तो ड्यू टू कूल सरफेस देयर इज अ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉटल बिकॉज वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वो कंडेंस हो जाते हैं, उनके वाटर के मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट हो जाते हैं वाटर पे। इसीलिए आप जो है वो समटाइम्स नोटिस करते हैं कि वहां पर वाटर इकट्ठा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू क्लीन देयर स्पेक्टेकल्स पीपल ऑफन ब्रीथ आउट ऑन ग्लास टू मेक देम वेट। एक्सप्लेन व्हाई द ग्लासेस बिकम वेट। तो द ब्रीथ आउट गैसेस कंटेन वाटर वेपर। उसमें क्या होता है? वाटर वेपर होता है। ये वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाता है स्पेक्टेकल पे और इसीलिए ग्लास जो है वो वेट हो जाते हैं। और जब भी आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे तो इजी हो जाता है क्लीन करना स्पेक्टेकल को। तो ये इसका आंसर है, द ब्रीथ आउट गैसेस कंटेन वाटर वेपर। The water vapor condense at a spectacle so glass becomes wet and with the help of a small amount of water it's easy to clean the spectacle. How are cloud forms? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्लास में जो है आपने वाटर साइकिल पढ़ी है और
क्लाउड्स फॉर्म कैसे होते हैं? तो द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इवोपरेट्स ड्यू टू द हीटिंग बाय द सन। वाटर आपका इवोपरेट हो जाता है और वाटर वेपर्स इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म tiny droplets of water at high altitude, which appears as clouds. Thus, clouds are formed by the condensation of water vapors present in air at high altitude. तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो क्लाउड फॉर्मेशन जो होती है हमारी वो होती है कंडेंसेशन की वजह से। वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे और अपीयर होते हैं क्लाउड्स की फॉर्म में। When does a drought occur? अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं ड्रॉट, क्योंकि वहां स्केर्सिटी ऑफ वाटर हो जाती है उस रीजन में और उसी को हम ड्रॉट बोलते हैं। इफ देयर इज नो रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ time for many years, then there is a scarcity of water in that region. This leads to drought. अब हम पे क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, राइट द सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। तो सोर्सेज ऑफ वाटर हमारे हैं सी, ओशियंस, रिवर्स, springs, tubewells, etc. In which forms water exists on the earth? Water exists on the earth in all three physical forms: ice, water and water vapor. इन तीनों ही फॉर्म्स में अर्थ पे वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। What is transpiration? Loss of water in the form of water vapor through stomata of leaves is called transpiration. जो पौधे हैं उनकी लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं और वहां से वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस जो है वो होता है और ये जो लॉस ऑफ वाटर है वाटर वेपर की फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में, उसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। What is meant by the conservation of water? ये भी मैंने आपको पूरे स्लाइड के थ्रू समझा दिया है और क्लाउड्स फॉर्मेशन भी मैंने आपको करा दिया है। तो काफी के सारे क्वेश्चंस जो है वो हमने सॉल्व किए हैं। पूरा लेसन आपका क्लियर हो चुका है और सारे क्वेश्चन आंसर भी आपने सॉल्व कर लिए हैं, तो आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आने वाले हैं। होप आपको ये पूरे टॉपिक्स भी डिटेल में याद हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।